सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप 300 जीके एमसीक्यू जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो ये सभी 300 क्वेश्चंस अच्छी तरह से याद में रख लेना क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और रिपीटेड क्वेश्चन है। तो सभी के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख ले। और हाँ, मेरे आंसर बताने से पहले अपने एक आंसर टिक कर ले और अंत में बताए कि कितने आंसर आपके सही हुए थे। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब है सन 1206 ईस्वी में हुई थी। दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना है वो 1206 में हुई थी। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? तो इसका सही जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का जो प्रथम शासक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गुलाम वंश से संबंधित था। गुलाम वंश को हम मामलुक वंश भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ करवाया? तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया था। अगला प्रश्न, गुलाम वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक किसे माना जाता है या किसे कहा जाता है? तो वो इल्तुतमिश को कहा जाता है। गुलाम वंश का जो सर्वश्रेष्ठ शासक है वो इल्तुतमिश को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि सिकंदर ए आजम की उपाधि किसने धारण की? तो इसका सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी ने। सिकंदर ए आजम की जो उपाधि है वो अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने शुरू की? तो सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली सल्तनत में बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। अगला प्रश्न है कि खुम्स कर किससे संबंधित था? तो वो था युद्ध लूट से। खुम्स कर जो था वो युद्ध लूट से संबंधित था। अगला प्रश्न है, दीवान ए रियासत किसने स्थापित किया? तो सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवान ए रियासत जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित किया था। अगला प्रश्न, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चांस है कि आने वाले एग्जाम में रिपीट हो सकता है। तो वो है गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। अगला प्रश्न, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी किसने स्थानांतरित की? तो वो मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिल्ली से दौलताबाद जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थानांतरित की थी। अगला प्रश्न है, तोजक ए बाबरी किसने लिखा? तो वो बाबर ने लिखा था तोजक ए बाबरी। अगला प्रश्न है, जजिया कर किस वंश ने दोबारा शुरू किया? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सही जवाब है तुगलक वंश ने। जजिया कर जो है वो तुगलक वंश ने फिर से स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, बंदगान ए चहलगानी व्यवस्था किसने समाप्त की? तो वो बलबन ने समाप्त की थी। बंदगान ए चहलगामी व्यवस्था जो है वो बलबन ने समाप्त की थी। अगला प्रश्न है, प्याज व बिजली कर किसने लगाया? सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने लगाया था। याद रखना है, प्याज व बिजली कर जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक ने लगाया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के कितने वंश हुए? तो 5 वंश हुए थे दिल्ली सल्तनत के। अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना, जिसमें लोधी वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश, गुलाम वंश और तुगलक वंश ऐसे थे जो कि दिल्ली सल्तनत के 5 वंश हुए थे। अगला प्रश्न है कि चौसा व कन्नौज का युद्ध किस शासक से संबंधित है? तो वो इब्राहिम लोधी से। चौसा व कन्नौज का जो युद्ध है वो इब्राहिम लोधी से संबंधित है। अगला प्रश्न, किसे जिले इलाही कहा जाता था? तो सही जवाब है बलबन को। बलबन को जिले इलाही कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा कौन सी थी? तो वो थी फारसी भाषा। दिल्ली सल्तनत की जो आधिकारिक भाषा थी वो फारसी भाषा थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नक्श ए जहां योजना किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है मोहम्मद बिन तुगलक से। नक्श ए जहां योजना जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है। अगला प्रश्न है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था बहलोल लोधी। लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी।
अगला प्रश्न, किस शासक को कपूर सुल्तान कहा जाता था? तो वो मोहम्मद बिन तुगलक को कपूर सुल्तान कहा जाता था। अगला प्रश्न है, लोधी वंश आखिरी था अफगान वंश, याद में से रख लेना। अगला प्रश्न, तारीख ए फिरोज शाही किसके शासनकाल में लिखी गई? तो वो है फिरोज शाह के शासनकाल में लिखी गई थी तारीख ए फिरोज शाही। अब अगला प्रश्न है कि गुलाम वंश का अन्य नाम क्या था? तो वो था मामलुक वंश। गुलाम वंश का अन्य नाम था मामलुक वंश। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत का पतन कब हुआ? तो वो हुआ था 1526 में दिल्ली सल्तनत का पतन हुआ था, जो कि पानीपत के पहले युद्ध में। तो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में। ये लड़ाई लड़ी गई थी अकबर और इब्राहिम लोधी के बीच में, और इब्राहिम लोधी जो था वो लोधी वंश का अंतिम शासक था। फिर लोधी वंश को हराकर बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो याद में रख लेना है, आखिरी वंश था लोधी वंश। अगला प्रश्न है कि फतेहपुरी मस्जिद किसने बनवाई थी? तो वो है शाहजहां ने बनवाई थी फतेहपुरी मस्जिद। अगला प्रश्न, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ? तो वो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। पानीपत का जो पहला युद्ध है वो इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न है कि दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क शासक कौन था? तो वो था महमूद गजनवी। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क शासक था महमूद गजनवी। अगला प्रश्न है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब है जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है कि तुगलकाबाद किला किसका निर्माण है? तो वह गयासुद्दीन। तुगलकाबाद किला जो है वो गयासुद्दीन तुगलक का निर्माण है, उसने निर्माण किया था। अगला प्रश्न है कि फिरोज शाह कोटला किसने बनवाया? तो सही जवाब है फिरोज शाह ने बनवाया था फिरोज शाह कोटला। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार कौन सा है? तो वो है भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है भारत रत्न। अगला प्रश्न है कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो वह है ज्ञानपीठ पुरस्कार। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला प्रश्न है कि भारतीय फिल्म का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो वो आता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। भारतीय फिल्म का सर्वोच्च सम्मान है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो वो हुई थी सन 1901 में। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई सन 1901 में। अगला प्रश्न, भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान कौन सा है? तो वह है परमवीर चक्र। भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है परमवीर चक्र। अगला प्रश्न, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वो क्षेत्र है फिल्म के क्षेत्र से। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध है फिल्म के क्षेत्र से। अगला प्रश्न है कि खेल का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो वो है राजीव गांधी खेल रत्न, लेकिन अब उसका नाम हो गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है सर्वोच्च खेल पुरस्कार का। अगला प्रश्न है कि शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय कौन थी? तो वो थी मदर टेरेसा। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला थी मदर टेरेसा। अगला प्रश्न है, पद्म पुरस्कारों की संख्या कितनी है? तो वो 3 है। पद्म पुरस्कारों की संख्या है 3। पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, ऐसे 3 पुरस्कार है पद्म पुरस्कार। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जिसमें शांति, साहित्य आदि दिए जाते हैं। तो वह नोबेल पुरस्कार है जिसमें शांति के लिए और साहित्य के लिए और भी चीज़ों के लिए नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत कौशल सम्मान किससे जुड़ा है? तो वो जुड़ा है कौशल विकास से। भारत कौशल सम्मान जो है वो कौशल विकास से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है कि मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? तो वो देश है फिलीपींस। मैग्सेस पुरस्कार जो है वो फिलीपींस देश द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि ग्रैमी पुरस्कार किससे संबंधित है? तो वो संगीत के क्षेत्र से संबंधित है ग्रैमी पुरस्कार का। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद में से रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पत्रकारिता के सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है?
तो वो है रामनाथ गोयनका पुरस्कार। भारत में पत्रकारिता के सर्वोच्च पुरस्कार है रामनाथ गोयनका पुरस्कार। अगला प्रश्न है बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र का है? तो है साहित्य के क्षेत्र का। बुकर पुरस्कार है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? तो है गोल्डन पीकॉक। गोल्डन पीकॉक पुरस्कार है जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि विज्ञान का सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है विज्ञान का सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार। अगला प्रश्न है कि भारत रत्न देने का अधिकार किसके पास में है? तो वो राष्ट्रपति के पास में है। भारत रत्न देने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास में है। अगला प्रश्न साहित्य अकादमी पुरस्कार कब शुरू हुआ? तो वो शुरू हुआ 1954 में। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो 1954 में शुरू हुआ। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण के क्षेत्र में सर्वोच्च वैश्विक पुरस्कार कौन सा है? तो वो है ग्रीन ऑस्कर। पर्यावरण के क्षेत्र में सर्वोच्च वैश्विक पुरस्कार है ग्रीन ऑस्कर। अगला प्रश्न शांति के लिए नोबेल पाने वाले प्रथम भारतीय पुरुष कौन थे? तो वो है कैलाश सत्यार्थी। शांति के लिए नोबेल पाने वाले प्रथम भारतीय पुरुष थे कैलाश सत्यार्थी। अगला प्रश्न है भारत में खेल कोचिंग सम्मान कहाँ दिया जाता है? तो वो है द्रोणाचार्य। भारत में खेल कोचिंग सम्मान पुरस्कार दिया जाता है द्रोणाचार्य। अगला प्रश्न भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान पूर्व नाम क्या है? तो उसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो कि अब बदलकर हो गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अगला प्रश्न वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार कौन देता है? तो सही जवाब है यूनेस्को। वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार जो है वो देता है यूनेस्को। अब अगला प्रश्न है कि ऑस्कर का आधिकारिक नाम क्या है? तो ऑस्कर पुरस्कार का आधिकारिक नाम है एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट। एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट कहते हैं ऑस्कर को। अब अगला प्रश्न है कि भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो वो थी इंदिरा गांधी, जिन्हें भारत रत्न पाने वाली वो पहली महिला थी इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है कि पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला है? तो है देविक रानी को। देविक रानी को मिला है पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कौन देता है? तो वो राष्ट्रपति देते हैं। याद में रखना राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है वो राष्ट्रपति देते हैं। अगला प्रश्न है कि टाइम्स पर्सन ऑफ ईयर किसका सम्मान है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विश्व प्रभावशाली व्यक्तित्व का सम्मान है टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर सम्मान। अब अगला प्रश्न है कि लता मंगेशकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वो संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है लता मंगेशकर पुरस्कार। अगला प्रश्न है आरबीआई की स्थापना कब हुई? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो वो हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई की जो स्थापना है वो हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। अगला प्रश्न है आरबीआई को किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था? तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत के अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था आरबीआई को। नेक्स्ट है कि आरबीआई का पहला गवर्नर कौन था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे याद में रख लेना है। तो सही जवाब है श्री ओस्बोर्न स्मिथ। श्री ओस्बोर्न स्मिथ था आरबीआई का पहला गवर्नर। अगला प्रश्न आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो स्थित है मुंबई में। आरबीआई का मुख्यालय स्थित है मुंबई शहर में। अगला प्रश्न आरबीआई कब राष्ट्रीयकृत किया गया था? तो 1 जनवरी 1949 को। 1 जनवरी 1950 को आरबीआई का राष्ट्रीयकृत किया गया था। अगला प्रश्न है कि आरबीआई का वित्तीय वर्ष कब से कब तक चलता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। आरबीआई का जो वित्तीय वर्ष है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। अगला प्रश्न है कि जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म क्या है? तो वो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कहते हैं जीएसटी को।
अगला प्रश्न, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? तो वो लागू हुआ 1 जुलाई 2017 को। भारत में जीएसटी जो है वो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। अगला प्रश्न है, जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो जीएसटी जो है वो एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी जो है वो एक अप्रत्यक्ष कर है, यानी इनडायरेक्ट टैक्स है। अगला प्रश्न है कि जीएसटी कौन लाता है? तो वो है केंद्र सरकार। जीएसटी जो है वो केंद्र सरकार लाता है। अगला प्रश्न है, एसजीएसटी किसका कर है? तो वो राज्य का कर है। एसजीएसटी जो है वो राज्यों का कर है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीजीएसटी किस सरकार का है? तो वो केंद्र सरकार का है। सीजीएसटी जो है वो एक केंद्र सरकार का कर है। अगला प्रश्न है कि जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो वित्त मंत्री करता है। जीएसटी काउंसिल की जो अध्यक्षता है वो वित्त मंत्री करते हैं। अगला प्रश्न है, जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन था? तो वह फ्रांस है। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश है फ्रांस। अगला प्रश्न है, जीएसटी लागू करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ? तो वो 101वां संविधान संशोधन हुआ जीएसटी को लागू करने के लिए। इम्पॉर्टेंट है। अब अगला प्रश्न है कि ब्लैक बेल्ट किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो वो कराटे से जुड़ा हुआ है। ब्लैक बेल्ट का संबंध है कराटे से। अब अगला प्रश्न है कि क्रिकेट में पहली हैट्रिक लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन थे? तो वो थे चेतन शर्मा। क्रिकेट में पहली हैट्रिक लेने वाले जो भारतीय गेंदबाज थे वो थे चेतन शर्मा। अगला प्रश्न है कि टेनिस में विंबलडन किस देश में खेला जाता है? तो वो इंग्लैंड देश में खेला जाता है। टेनिस में विंबलडन जो है वो इंग्लैंड देश में खेला जाता है। नेक्स्ट, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो वो बैडमिंटन के खेल से संबंधित है। थॉमस कप का जो संबंध है वो है बैडमिंटन के खेल से। नेक्स्ट, भारत में क्रिकेट का संचालन कौन करता है? तो वो करता है बीसीसीआई। भारत में क्रिकेट का संचालन जो है वो बीसीसीआई करता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खेल को जेंटलमैन गेम कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है क्रिकेट को। क्रिकेट के खेल को जेंटलमैन गेम कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि डर्बी शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो सही जवाब है घुड़दौड़ से जुड़ा हुआ है। डर्बी शब्द का संबंध है घुड़दौड़ से। अगला प्रश्न है, बालकनी शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो इसका सही जवाब है क्रिकेट के खेल से जुड़ा हुआ है बालकनी शब्द। अगला प्रश्न है, पेले किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे? तो वो फुटबॉल खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे पेले। अगला प्रश्न है, राइडर कप किस खेल से जुड़ा है? तो है गोल्फ के खेल से। राइडर कप का संबंध है गोल्फ के खेल से। अगला प्रश्न है, सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? तो सही जवाब है हॉकी के खेल से संबंधित है सुल्तान अजलान शाह कप का संबंध। नेक्स्ट है, मैच पॉइंट शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो वो टेनिस के खेल से जुड़ा हुआ है मैच पॉइंट का। अगला प्रश्न है, नो बॉल शब्द किस खेल से संबंधित है? तो सही जवाब है क्रिकेट के खेल से। नो बॉल शब्द का संबंध है क्रिकेट के खेल से। नेक्स्ट, नडाल किस खेल के खिलाड़ी है? तो वो है टेनिस के खेल से। नडाल का संबंध है टेनिस के खेल से। अगला प्रश्न है, बटरफ्लाई शब्द किस खेल की शैली है? तो वो होती है तैराक की शैली। बटरफ्लाई जो है वो तैराक की शैली होती है। अगला प्रश्न है, डिफेंस ऑफ द लाइन्स किस खेल से संबंधित है? तो उसका संबंध है फुटबॉल के खेल से। डिफेंस ऑफ द लाइन्स शब्द है फुटबॉल के खेल से। अगला प्रश्न है, बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब है मुंबई में स्थित है बीसीसीआई का मुख्यालय। अब अगला प्रश्न है कि राउंडर किस खेल से संबंधित है? तो वो संबंधित है बेसबॉल से। राउंडर शब्द का संबंध है बेसबॉल से। अब अगला प्रश्न है कि सुपर ओवर किस खेल से जुड़ा है? तो वो क्रिकेट के खेल से जुड़ा हुआ है। सुपर ओवर का संबंध है क्रिकेट के खेल से। अब अगला प्रश्न है कि गोल्डन गर्ल किसे कहा गया है? तो वो है पीटी उषा को कहा गया है गोल्डन गर्ल। पीटी उषा है गोल्डन गर्ल। अगला प्रश्न है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो वो होता है 120 दिनों का। आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिनों का। अगला प्रश्न है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो वो की थी लैंड स्टीनर ने।
रक्त समूह की खोज जो है वो लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने की थी। अगला प्रश्न है, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं प्लाज्मा। रक्त का जो तरल भाग है उसे प्लाज्मा कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि रक्त का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? तो वो होता है अस्थि मज्जा में। रक्त का जो निर्माण है वो होता है अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? तो उसे कहते हैं लोहा यानी आयरन। हीमोग्लोबिन में लोहा नामक धातु पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि रक्त शक्कर की अधिकता को क्या कहते हैं? तो रक्त में शक्कर की अधिक मात्रा को हाइपरग्लाइसीमिया कहा जाता है। हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं रक्त में शक्कर की अधिक मात्रा को। अगला प्रश्न है कि रक्त में शक्कर की कमी को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया। अगला प्रश्न है कि हीमोफीलिया किससे संबंधित रोग है? तो वो रक्त का धक्का जमना। हीमोफीलिया जो है वो रक्त का धक्का जमना से संबंधित रोग है। अगला प्रश्न है कि रक्त में कौन सा तत्व धक्का जमने में सहायक है? तो वो है कैल्शियम। कैल्शियम जो तत्व है वो रक्त में धक्का जमने में सहायक है। अगला प्रश्न है कि रक्त की सबसे छोटी नलिकाएं क्या कहलाती है? तो वो केशिकाएं कहलाती है। रक्त की सबसे छोटी नलिकाएं जो है वो केशिकाएं कहलाती है। अब अगला प्रश्न है, वेब पेज देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सही जवाब है ब्राउज़र का प्रयोग करते हम वेब पेज को देखने के लिए। अगला प्रश्न है कि आईपी का फुल फॉर्म क्या है? तो आईपी को हम कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी को इंटरनेट प्रोटोकॉल कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है? तो वो गीगाहर्ट्ज़ में मापी जाती है। कंप्यूटर की जो गति है उसे गीगाहर्ट्ज़ में मापते हैं। अगला प्रश्न है कि विंडोज़ किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो विंडोज़ जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। विंडोज़ जो है एक सिस्टम का सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है कि राम जो है वो किस प्रकार की मेमोरी है? तो एक अस्थायी मेमोरी है। रैम जो है वो एक अस्थायी मेमोरी होती है। अगला प्रश्न है कि रेडियम की खोज किसने की थी? तो सही जवाब है मैरी क्यूरी ने की थी रेडियम की खोज। अगला प्रश्न है कि एमआरआई तकनीक में कौन सी तरंगे उपयोग होती है? तो इसका सही जवाब है रेडियो तरंगे। एमआरआई में तकनीक में रेडियो तरंगे जो है वो उपयोग में होती है। अगला प्रश्न है कि न्यूटन का पहला नियम किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जड़त्व का नियम कहते हैं। न्यूटन का जो पहला नियम है उसे जड़त्व का नियम कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है कि जल में घुलने वाली गैस कौन सी है? तो वह ऑक्सीजन गैस है जो जल में घुलने वाली गैस है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? तो उसे कहते हैं डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता की जो इकाई है उसे डेसिबल कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था, इसलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी संविधान सभा की स्थापना। अगला प्रश्न है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के अध्यक्ष। अगला प्रश्न, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? तो सही जवाब है 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान स्वीकार किया गया, इसलिए हम 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान निर्माण में कितना समय लगा? तो समय था 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था संविधान निर्माण में। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में प्रारंभ में कितने सदस्य थे? तो वो थे 389 थे संविधान सभा में प्रारंभ में सदस्य। अगला प्रश्न है कि संविधान में कुल कितने भाग है? तो सही जवाब है 25 भाग है। संविधान में कुल जो है वो 25 भाग है। अगला प्रश्न है कि राज्य नीति के निदेशक तत्व किस भाग में है? तो वो है भाग 4 में। राज्य के नीति निदेशक जो है वो भाग 4 में है। अगला प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार किस महीने में घोषित होते हैं? तो वो होते हैं अक्टूबर के महीने में। नोबेल पुरस्कार जो है वो अक्टूबर के महीने में घोषित होते हैं और फिर उसे 10 दिसंबर को दिया जाता है। अगला प्रश्न है भारत की पहली महिला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थी? तो वो थी मदर टेरेसा, भारत की पहली महिला नोबेल पुरस्कार विजेता। अगला प्रश्न है कि विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी?
तो वो है कासिमिर फंक यानी सी फंक नामक वैज्ञानिक ने विटामिन की खोज की थी। अगला प्रश्न है विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो वो कासिमिर फंक ने दिया था विटामिन शब्द। अगला प्रश्न है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो होता है रतौंधी नामक रोग होता है विटामिन ए की कमी से। रतौंधी रोग यानी नाइट ब्लाइंडनेस यानी रातों को दिखना कम हो जाता है, उसे कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। अगला प्रश्न है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो होता है स्कर्वी नामक रोग। विटामिन सी की कमी से हमें स्कर्वी नामक रोग होता है। अगला प्रश्न है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो होता है रिकेट्स नामक रोग होता है विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी यानी कैल्शियम की कमी। अगला प्रश्न है विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है थाइमीन। विटामिन बी1 का जो रासायनिक नाम है उसे कहते हैं थाइमीन। अगला प्रश्न है कि विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है? तो उसका नाम है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन कहते हैं विटामिन बी2 को। अगला प्रश्न है विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या है? तो वो है कोबालामीन। विटामिन बी12 का जो रासायनिक नाम है वो है कोबालामीन। अगला प्रश्न है विटामिन ई का क्या कहा जाता है? विटामिन ई को तो उसको टोकोफेरॉल कहा जाता है। टोकोफेरॉल कहा जाता है विटामिन ई को। नेक्स्ट, कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से बनता है? तो वो विटामिन है विटामिन डी। विटामिन डी जो है वो सूर्य के प्रकाश से बनने वाला विटामिन है। अगला प्रश्न है किस ग्रह की खोज 1781 में हर्शल ने की थी? तो वो था यूरेनस। यूरेनस की खोज हुई थी 1781 में हर्शल नामक वैज्ञानिक द्वारा। अगला प्रश्न है किस ग्रह का उपग्रह कैलिस्टो है? तो वो उपग्रह ग्रह है बृहस्पति यानी जुपिटर का उपग्रह है कैलिस्टो। अगला प्रश्न है किस ग्रह को जायंट गैस भी कहा जाता है यानी राक्षस वाला गैस? तो वह है बृहस्पति यानी जुपिटर को कहा जाता है जायंट गैस। अगला प्रश्न है कि किस ग्रह पर डस्ट स्टॉर्म कई महीनों तक चलते हैं? तो वो मंगल ग्रह पर डस्ट स्टॉर्म जो है वो डस्ट का तूफान चलता है मंगल ग्रह पर कई महीनों तक। अगला प्रश्न है किस ग्रह पर सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह है? तो इसका सही जवाब है शनि ग्रह है जिस पर सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह है। प्राकृतिक उपग्रह यानी होता है कि कोई ग्रह है जिसके चारों ओर कोई आकाशीय पिंड चक्कर लगाता है, उसे कहते हैं प्राकृतिक उपग्रह। अगला प्रश्न है कि किस ग्रह का उपग्रह फोइबे है? तो वो शनि ग्रह का जो उपग्रह है वो है फोइबे। अगला प्रश्न है किस ग्रह का तापमान औसत -214 डिग्री सेल्सियस होता है? तो उसका सही जवाब है यूरेनस उपग्रह का जो तापमान है वो -214 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न है कि किस ग्रह को पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह भी कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को कहते हैं पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह, क्योंकि पृथ्वी के सबसे नज़दीक वाला ग्रह है शुक्र ग्रह, इसलिए उसे पड़ोसी ग्रह भी कहते हैं और उसमें पृथ्वी की बहन भी उसे कहते हैं। अगला प्रश्न है कि किस ग्रह पर ग्रीन हाउस इफेक्ट सबसे अधिक है? तो वो शुक्र ग्रह पर जो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट है वो सबसे अधिक है। उसका कारण है कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी, और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही शुक्र ग्रह जो है वो सबसे गर्म ग्रह है हमारे सौरमंडल का। अगला प्रश्न है कि किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे कम है? तो वो शनि ग्रह का जो औसत घनत्व है वो सबसे कम होता है। अगला प्रश्न है किस ग्रह का उपग्रह हिमालय है? तो वो बृहस्पति ग्रह का जो उपग्रह है वो हिमालय है, बृहस्पति यानी जुपिटर। अगला प्रश्न है कि लोहे को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो उसमें कार्बन मिलाते हैं। लोहे को कठोर बनाने के लिए उसमें कार्बन मिलाया जाता है। अगला प्रश्न है कि म्यूल मेटल किसका मिश्र धातु है? तो वो लोहे प्लस निकेल का। म्यूल मेटल जो है वो लोहे और निकेल का मिश्र धातु होता है। अगला प्रश्न है कि किस मिश्र धातु का उपयोग चाबियों व ताले में होता है? तो वो पीतल धातु का। पीतल धातु का जो मिश्र धातु उपयोग है वो चाबियों व तालों में होता है। अगला प्रश्न है कि किस मिश्र धातु में चुंबकीय गुण पाए जाते हैं? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। तो वो है एल निको। एल निको में चुंबकीय गुण पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मिश्र धातु में सीसा सबसे अधिक होता है? तो वो होता है शोल्डर में। शोल्डर मिश्र धातु में सीसा जो है वो सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है कि किस मिश्र धातु का उपयोग दांत भरने में होता है? तो वो अमलगम। अमलगम धातु का जो प्रयोग है, जो मिश्र धातु का प्रयोग है वो हम दांत भरने में करते हैं। अगला प्रश्न है कौन सी मिश्र धातु चुंबक बनाने में उपयोग होती है? तो है एल निको। एल निको मिश्र धातु जो है वो चुंबक बनाने में उपयोग में आती है। अब अगला प्रश्न है कि फेरोमैग्नीज किसका मिश्र धातु है?
तो वो लोहा और मैग्नीज का, फेरोमैग्नीज जो है वो लोहा और मैग्नीज का मिश्र धातु है। अगला प्रश्न है कि किस मिश्र धातु का उपयोग साइंस लैब के वेट्स में होता है? तो वो मोनल मिश्र धातु का जो प्रयोग है वो साइंस लैब के वेट्स में होता है। नेक्स्ट है कि किस मिश्र धातु का उपयोग मुद्रण उद्योग में होता है? मुद्रण यानी प्रिंटिंग, तो वो टाइप मेटल का प्रयोग हम करते हैं मुद्रण यानी प्रिंटिंग उद्योग में। अब अगला प्रश्न है कि स्टील किस प्रकार की मिश्र धातु है? तो मिश्र धातु जो है वो लोहा और कार्बन का होता है। स्टील जो है वो लोहा प्लस कार्बन से बना हुआ मिश्र धातु है। अब अगला प्रश्न है कि कैप्टन कूल उपनाम किसे दिया गया है? तो वो दिया गया MS धोनी को, यानी महेंद्र सिंह धोनी को कहा जाता है कैप्टन कूल, जो कि क्रिकेट से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि एशियन गेम्स 2018 कहाँ आयोजित हुए थे? तो वो हुए थे इंडोनेशिया में। एशियन गेम्स 2018 जो है वो इंडोनेशिया में आयोजित हुए। अगला प्रश्न है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 कहाँ हुए? तो वो इंग्लैंड में हुआ था कॉमनवेल्थ गेम 2022। अगला प्रश्न है कि सैयद मोदी ट्रॉफी किस खेल से जुड़ी है? तो वो बैडमिंटन के खेल से जुड़ी है सैयद मोदी ट्रॉफी। अगला प्रश्न है फीफा वर्ल्ड कप 2018 किसने जीता? तो वो फ्रांस ने जीता था फीफा वर्ल्ड कप 2018 का खिताब फुटबॉल का। अगला प्रश्न है कि टेबल टेनिस की गेंद का वजन कितना होता है? तो इसका सही जवाब है 2.7 ग्राम का होता है टेबल टेनिस में गेंद का वजन। अगला प्रश्न है कबड्डी खेल की उत्पत्ति कहाँ हुई? तो वही थी भारत में। कबड्डी खेल की उत्पत्ति हुई थी हमारे भारत देश में। अगला प्रश्न है कि विंटर ओलंपिक 2022 कहाँ आयोजित हुए? तो वो बीजिंग में आयोजित हुए थे। विंटर ओलंपिक 2022 जो है वो बीजिंग में आयोजित हुए थे। अगला प्रश्न है कि सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब मिला? तो वो मिला 2014 में मिला था सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न, जो कि क्रिकेट का खेल खेलते हैं। अगला प्रश्न है कि रजनीश कुमार किस खेल से जुड़े हैं? तो वो जुड़े हुए हैं कबड्डी के खेल से। रजनीश कुमार का संबंध है कबड्डी के खेल से। अब अगला प्रश्न है कि प्रो कबड्डी लीग कब शुरू हुई? तो वो हुई थी 2014 में। प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत हुई 2014 में। अगला प्रश्न है इयान चैपल किस देश के क्रिकेटर है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया देश के। इयान चैपल जो है वो ऑस्ट्रेलिया देश के क्रिकेटर थे। अगला प्रश्न है डेविस कप 2022 किसने जीता? तो वो कनाडा देश ने जीता है डेविस कप 2022 का खिताब। अगला प्रश्न है फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ आयोजित हुआ? तो वो हुआ था कतर देश में। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर देश में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है कि सूर्य मंदिर कोणार्क किस राज्य में स्थित है? तो वो स्थित है उड़ीसा राज्य में। सूर्य मंदिर कोणार्क जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो वो वाराणसी में है काशी विश्वनाथ की मंदिर। अगला प्रश्न है मीनाक्षी मंदिर किस शहर में है? तो वो है मदुरै में। मीनाक्षी मंदिर जो है वो मदुरै में स्थित है। अगला प्रश्न है जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? तो सही जवाब है पुरी में स्थित है। जगन्नाथ मंदिर जो है वो पुरी में स्थित है। अगला प्रश्न है कि दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो वह है माउंट आबू में। दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है माउंट आबू में। अगला प्रश्न है कि अमरनाथ गुफा मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो इसका सही जवाब है भगवान शिव को समर्पित है। अमरनाथ गुफा जो है वो भगवान शिव को समर्पित गुफा है। अगला प्रश्न है कि अक्षरधाम मंदिर दिल्ली किस संप्रदाय से जुड़ा हुआ है? तो वो स्वामीनारायण संप्रदाय से जुड़ा हुआ है अक्षरधाम मंदिर। अगला प्रश्न है श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहाँ है? तो वह है तिरुवनंतपुरम में। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर है तिरुवनंतपुरम में स्थित। अगला प्रश्न है कि सोमनाथ मंदिर किस राज्य में है? तो राज्य है गुजरात राज्य। सोमनाथ मंदिर स्थित है गुजरात राज्य में। अगला प्रश्न है कांचीपुरम किस राज्य का मंदिर नगर है? तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु का। कांचीपुरम जो है वो तमिलनाडु राज्य का मंदिर नगर है। अब अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय नृत्य कौन सा है? तो वो है भरतनाट्यम। भारत का जो राष्ट्रीय नृत्य है वो है भरतनाट्यम। अगला प्रश्न है गोंड जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है? तो वह है कर्मा नृत्य। गोंड जनजाति का प्रमुख नृत्य है कर्मा नृत्य। नेक्स्ट कथक नृत्य की उत्पत्ति किस प्रदेश में हुई? तो वो हुई थी उत्तर प्रदेश में। कथक नृत्य की जो उत्पत्ति है वो उत्तर प्रदेश में हुई। अगला प्रश्न है कि ओडिसी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो वो उड़ीसा राज्य से संबंधित है। ओडिसी नृत्य का संबंध है उड़ीसा राज्य से। अगला प्रश्न है कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो वो केरल राज्य का है।
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मोहिनीअट्टम जो है वो केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट है कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का प्रमुख नृत्य है, तो वो है आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य का प्रमुख नृत्य है। अब अगला प्रश्न है कि बिहू नृत्य किस राज्य में किया जाता है, तो वो असम राज्य में किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य है बिहू। अगला प्रश्न है संभर, घूमर और गीर किस राज्य के लोक नृत्य है, तो राजस्थान राज्य के लोक नृत्य है संभर, घूमर और गैर लोक नृत्य। अगला प्रश्न है कि गरबा नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो वो है गुजरात राज्य से। गरबा नृत्य का संबंध है गुजरात राज्य से। अगला प्रश्न है भांगड़ा नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो सही जवाब है पंजाब राज्य का। भांगड़ा नृत्य पंजाब राज्य में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है संथाल नृत्य किस जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है, तो है संथाल जनजाति का। संथाल नृत्य जो है वो संथाल जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है। नेक्स्ट है लावनी नृत्य किस राज्य का है, तो वो महाराष्ट्र राज्य का है। लावनी नृत्य जो है वो महाराष्ट्र राज्य में प्रसिद्ध नृत्य है। नेक्स्ट है मिडनाइट्स चिल्ड्रन के लेखक कौन है, तो वो है सलमान रुश्दी। मिडनाइट्स चिल्ड्रन के लेखक है सलमान रुश्दी। अगला प्रश्न है ग्लिम्प्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किसकी रचना है, तो सही जवाब है नेहरू जी की रचना है ग्लिम्प्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। अगला प्रश्न है पिंजर उपन्यास के लेखक कौन है, तो वो है अमृता प्रीतम। पिंजर उपन्यास के लेखक है अमृता प्रीतम। अगला प्रश्न है मालगुडी डेज के लेखक कौन है, तो सही जवाब है आर के नारायण। मालगुडी डेज के जो लेखक है उसे कहते हैं आर के नारायण। अगला प्रश्न है द वाइट टाइगर के लेखक कौन है, तो वह है अरविंद अडिगा। द वाइट टाइगर के लेखक है अरविंद अडिगा। नेक्स्ट है पत्थर पंचाली के लेखक कौन है, तो वह है विभूति विभूषण बंटोपाध्याय। विभूति विभूषण बंटोपाध्याय है पत्थर पंचाली के लेखक। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है काबुली वाला किसकी रचना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है काबुली वाला। अगला प्रश्न है द गाइड किसने लिखी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आर के नारायण ने। द गाइड जो है वो आर के नारायण द्वारा लिखी गई पुस्तक है, उपन्यास है। अगला प्रश्न है गीतांजलि के लेखक कौन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर है गीतांजलि पुस्तक के लेखक, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है सन 1913 में। नेक्स्ट है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक कौन है, तो इसका सही जवाब है किरण देसाई है। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के जो लेखक है वो है किरण देसाई। अगला प्रश्न है निर्मला के लेखक कौन है, तो इसका सही जवाब है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई पुस्तक है निर्मला। अगला प्रश्न है द सूटेबल बॉय के लेखक कौन है, तो इसका सही जवाब है विक्रम सेठ। द सूटेबल बॉय के लेखक है विक्रम सेठ। अगला प्रश्न है विक्टरी सिटी पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सलमान रुश्दी। याद में रख लेना है विक्टरी सिटी पुस्तक के लेखक है सलमान रुश्दी। अगला प्रश्न है इंडियन होम रूल किसने लिखी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंडियन होम रूल लिखी गई है महात्मा गांधी के द्वारा। याद में रखना है इंडियन होम रूल लिखा गया है महात्मा गांधी जी के द्वारा। अगला प्रश्न है विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका सही जवाब है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक लिखा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा। अगला प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट कब पास किया गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका सही जवाब है सन 1919 में। सन 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, तो ये हुआ 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई 1942 में। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो वो है ए.ओ. ह्यूम ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो ए.ओ. ह्यूम ने की थी। अगला प्रश्न है राजा राममोहन राय किसके विरोध के लिए प्रसिद्ध है, तो वो सती प्रथा के विरोध के लिए प्रसिद्ध है राजा राममोहन राय। अगला प्रश्न है साइमन कमीशन भारत कब आया, तो आया था 1928 में। साइमन कमीशन भारत जो आया था वो आया था 1928 में। याद में इसे रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे, तो इसका सही जवाब है महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंपारण आंदोलन किससे संबंधित था,
तो वो था किसानों से। चंपारण आंदोलन का संबंध था किसान से। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद में से रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो वो बम्बई में हुआ था, अखिल भारतीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन। अगला प्रश्न है, लोकमान्य तिलक किस अखबार के संपादक थे? तो वो केसरी अखबार के संपादक थे लोकमान्य तिलक। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का कार्य पूरा किसने करवाया? तो वो इल्तुतमिश ने करवाया था। कुतुब मीनार का कार्य पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था। अगला प्रश्न है, अमीर ए शिकार किस पद को कहा जाता था? अकाउंट में पैसे हैं क्या? 100 रुपए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शिकार विभाग प्रमुख कहा जाता था अमीर ए शिकार को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सराय प्रणाली किसने विकसित की? तो इसका सही जवाब है फिरोज शाह तुगलक ने सराय प्रणाली विकसित की थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के समय कौन सा शासक था? तो इसका सही जवाब है अलाउद्दीन। अलाउद्दीन खिलजी था सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के समय में शासक। अगला प्रश्न है, वेद किस भाषा में लिखे गए हैं? तो इसका सही जवाब है संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। वेद जो है वो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है कि अशोक ने अपना धम्म प्रचार किस भाषा में किया? तो उसने प्राकृत भाषा में किया था। अशोक ने अपना धम्म प्रचार जो है वो प्राकृत भाषा में किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1946 में भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई थी, याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जौहर प्रथा किससे संबंधित थी? तो वो थी राजपूत से। जौहर प्रथा जो है वो राजपूत से संबंधित थी। अगला प्रश्न, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? तो सही जवाब है 1923 यानी 1923 में हुई स्वराज पार्टी की स्थापना। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? तो वो थी चित्रलिपि। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो थी चित्रलिपि। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश ने कौन सी मुद्रा जारी की? तो वो है टका। इल्तुतमिश ने टका मुद्रा जारी की थी। अगला प्रश्न है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो वो था बंगाल गजट, जो हफ्ते में एक बार आता था, यानी साप्ताहिक समाचार पत्र था बंगाल गजट, जो कि हफ्ते में एक बार आने वाला समाचार पत्र था। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो वो 1942 को आया था क्रिप्स मिशन भारत, याद में इसे रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास किस शासक के दरबार में थे? तो वो विक्रमादित्य के दरबार में थे कालिदास। अगला प्रश्न, गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे कहा था? तो सही जवाब है गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु कहा था। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद में से रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी मुंबई में। प्रार्थना समाज की स्थापना मुंबई में हुई थी। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो सही जवाब है 1935 को हुई थी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। वो था 1 अप्रैल 1935। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? तो वो शंकराचार्य ने किया था भक्ति आंदोलन का प्रारंभ। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम था गुप्त वंश का संस्थापक। अगला प्रश्न, जॉन्डिस यानी पीलिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो वो यकृत होता है पीलिया में प्रभावित। अगला प्रश्न है, मोतियाबिंद का संबंध किससे है? तो मोतियाबिंद जो है हमारे आँखों में होता है, तो आँख से इसका संबंध है मोतियाबिंद का। अगला प्रश्न है, कौन सी बीमारी फेफड़ों को प्रभावित करती है? तो बीमारी का नाम है, दमा भी करती है, तपेदिक भी करती है, ब्रोंकाइटिस भी करती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि उपरोक्त सभी जो है वो फेफड़ों को प्रभावित करती है। अगला प्रश्न है कि कौन सी बीमारी जलजनित है? तो बीमारी का नाम है हैजा। हैजा जो बीमारी है वो जलजनित बीमारी है। अगला प्रश्न है, टाइफाइड रोग का कारण क्या है? तो उसका कारण है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी है टाइफाइड रोग का कारण। अगला प्रश्न है, कौन सी बीमारी रक्त के माध्यम से फैलती है? तो बीमारी का नाम है मलेरिया। मलेरिया जो बीमारी है वो रक्त के माध्यम से फैलने वाली बीमारी है। अगला प्रश्न है कि ऑस्टियोपोरोसिस किसकी कमी से होता है? तो वो कैल्शियम की कमी से होने वाली बीमारी है ऑस्टियोपोरोसिस। अब अगला प्रश्न है कि गाइटर यानी घेंगा रोग किससे होता है? तो वो होता है आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से हमें घेंगा नामक रोग होता है, जो कि होता है गले में, जो कि हमारे थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है।
अगला प्रश्न है कि कौन सी बीमारी जीवाणु संक्रमण है, तो बीमारी है हैजा। हैजा की जो बीमारी है वो जीवाणु संक्रमण बीमारी है। अगला प्रश्न है कौन सी बीमारी फंगल संक्रमण है, तो ऑप्शन में दिया गया है रिंगवॉर्म। ये जो बीमारी है वो है फंगल संक्रमण बीमारी। अगला प्रश्न है ब्लड कैंसर को क्या कहा जाता है, तो ब्लड कैंसर का दूसरा नाम है ल्यूकेमिया। ब्लड कैंसर को हम ल्यूकेमिया भी कहते हैं। अब अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा संगठन यूएनओ का मुख्य अंग है, तो वह है महासभा यानी जनरल असेंबली है यूएनओ का मुख्य अंग। अगला प्रश्न है यूएनओ की स्थापना कब हुई, तो वो हुई थी 1945 में। यूएनओ की स्थापना की गई थी 1945 में। नेक्स्ट है यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, तो वो है न्यूयॉर्क शहर में है यूएनओ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न है डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ है, तो वो है जेनेवा शहर में है डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय। अगला प्रश्न विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है तो वो है वॉशिंगटन डीसी में। विश्व बैंक मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी यूएस में। अगला प्रश्न है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो वो है यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है, याद में रख लेना है। यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो पेरिस शहर में है। अगला प्रश्न है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, तो वो स्थित है न्यूयॉर्क शहर में। यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि नाटो की स्थापना कब हुई थी, तो नाटो की स्थापना हुई थी 1949 में हुई थी नाटो की स्थापना। अगला प्रश्न है नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो वो है ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स में स्थित है नाटो का मुख्यालय। अगला प्रश्न है कि आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है, तो वो स्थित है वॉशिंगटन डीसी में। आईएमएफ का मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी में। अगला प्रश्न है कि एफएओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो वो है रोम शहर में है एफएओ का मुख्यालय। नेक्स्ट है कि डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई। डब्ल्यूटीओ यानी होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो वो है 1995 में हुई थी यानी 1995 में हुई थी डब्ल्यूटीओ की स्थापना। अगला प्रश्न है डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो वो स्थित है जेनेवा शहर में। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय स्थित है जेनेवा शहर में। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियन की स्थापना किस वर्ष हुई, तो वो हुई थी 1967 में हुई थी एशियन की स्थापना। अगला प्रश्न है कि एशियन का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जकार्ता में स्थित है एशियन का मुख्यालय। अब अगला प्रश्न है कि सार्क का गठन कहाँ हुआ, तो वो हुआ काठमांडू में। सार्क का जो गठन है वो काठमांडू में हुआ। अगला प्रश्न है सार्क की स्थापना कब हुई, तो वो हुई थी 1985 में हुई थी सार्क की स्थापना। अब अगला प्रश्न है कि सार्क का सदस्य देश कौन सा नहीं है दिए गए ऑप्शन में से, तो वो चीन है जो कि सार्क का सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न है कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ है, तो वो है वियना शहर में है ओपेक का मुख्यालय। अगला प्रश्न है G20 का गठन कब हुआ, तो वो हुआ था 1999 में यानी 1999 में हुआ था G20 का गठन। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है, तो वो स्थित है द हेग शहर में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। अब अगला प्रश्न है कि नाटो मुख्यतः किसका संगठन है, तो वो स्थित है सैन्य संगठन है। नाटो जो है वो मुख्य रूप से सैन्य संगठन है। अगला प्रश्न है कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है, तो वो स्थित है पेरिस शहर में है इंटरपोल का मुख्यालय। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, तो वह मनाते हैं 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है कि आईएमएफ का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो उसका उद्देश्य है आर्थिक स्थिरता यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है आईएमएफ की का उद्देश्य। अगला प्रश्न है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो सही जवाब है बेंगलुरु शहर में स्थित है इसरो का मुख्यालय। अगला प्रश्न है कि सीबीआई का पूर्ण रूप क्या है, तो उसका पूरा नाम है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सीबीआई को कहते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अगला प्रश्न है भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास में है, तो वो है आरबीआई के पास में। भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में। अगला प्रश्न है कि डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो वो स्थित है नई दिल्ली में स्थित है डीआरडीओ का मुख्यालय। अब अगला प्रश्न है कि भारतीय निर्वाचन आयोग किस प्रकार का संगठन है, तो वो संवैधानिक संगठन है भारतीय निर्वाचन आयोग। अगला प्रश्न है सेबी किस क्षेत्र को नियंत्रित करता है, तो वो शेयर बाजार को नियंत्रित करने का काम करता है, सेबी का काम है। अगला प्रश्न है यूआईडीआई किससे संबंधित है, तो वो आधार कार्ड से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि एनएसजी किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो इसका
सही जवाब हो जाएगा गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है NSG। नेक्स्ट क्वेश्चन है NCERT किससे संबंधित है? तो उसका संबंध है शिक्षा के क्षेत्र से। NCERT का संबंध है शिक्षा के क्षेत्र से। अब अगला प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? तो वह है विक्रम साराभाई। अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक है विक्रम साराभाई। अगला प्रश्न है कि भारत में जनगणना कौन कराता है? तो वो करवाता है गृह मंत्रालय, भारत में जनगणना करवाता है। अगला प्रश्न है कि UPSC के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो वो राष्ट्रपति करते हैं UPSC के सदस्यों की नियुक्ति। अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है दिल्ली में। भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है दिल्ली में। अगला प्रश्न है पीतल किन धातुओं का मिश्र धातु है? तो वो तांबा और जस्ता का। पीतल जो है वो तांबा व जस्ता का मिश्र धातु है। अगला प्रश्न है कि कांसा किस धातुओं का मिश्रण है? तो वो तांबा और टीन का। कांसा जो है वो तांबा व टीन का मिश्र धातु है। अगला प्रश्न है स्टील का प्रमुख घटक कौन सा है? तो वो लोहा और कार्बन है। स्टील का जो प्रमुख घटक है वो लोहा और कार्बन है। अगला प्रश्न है कि लोहे को जंग किस कारण लगती है? तो वो लगने का कारण है जल और वायु दोनों से। लोहे को जंग जो है वो जल और वायु दोनों से लगती है। अगला प्रश्न है एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है? तो उसका अयस्क है बॉक्साइट। एल्यूमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट। अगला प्रश्न है लोहे का अयस्क कौन सा है? तो वो है हेमेटाइट। लोहे का अयस्क होता है हेमेटाइट। अगला प्रश्न है जस्ता का अयस्क कौन सा है? तो वो होता है जिंक ब्लेंड। जस्ता का अयस्क होता है जिंक ब्लेंड। अगला प्रश्न है चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो वो है Ag। चांदी का रासायनिक प्रतीक होता है Ag। अगला प्रश्न सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो वो होता है Au। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा Au। अगला प्रश्न है कि लोहे का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? तो उसे फेरस कहते हैं। तो Fe जो है वो लोहे का रासायनिक प्रतीक है। अगला प्रश्न है कौन सी धातु पानी में डालते ही आग पकड़ सकती है? तो वो धातु है सोडियम। सोडियम धातु जो है वो पानी में डालते ही विस्फोट हो जाता है। अगला प्रश्न है कौन सी धातु जंग नहीं लगाती है? तो सोना धातु है जिसमें जंग नहीं लगता है। अगला प्रश्न है कौन सी धातु वायु में चमक खो देती है? तो वो है चांदी धातु जो है वो वायु में रखने पर अपनी चमक खो देती है, इसलिए इसके ऊपर रोडियम की परत लगाई जाती है। अगला प्रश्न है ब्रॉन्ज किसका मिश्र धातु है? तो ब्रॉन्ज जो है वो तांबा व टीन का मिश्र धातु है। सो गाइज आज के इस वीडियो में हमने ऐसे 300 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं, तो सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। सो गाइज मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोज़ को देखते रहे और इसी तरह से रोज़ाना जीके की प्रैक्टिस करते रहे। और कितने आंसर सही हुए थे ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।